दिव्य महाकुंभ का श्री गणेश आज हुआ पहला अमृत स्नान। पहले दिन करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। लोहड़ी पोंगल की भी धूम। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली। बाजार 7 महीने के निचले स्तर पर बंद। सेंसेक्स 1049 और निफ्टी 346 अंक टूटा। मिड और स्मॉल कैप में कोहराम। रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 6% फिसल कर बंद। दिसंबर में कम हुई रिटेल महंगाई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.48% से घटकर 5.22% पर आया। हाउसिंग, फूड और वेजिटेबल की महंगाई में नरमी, लेकिन फ्यूल, बिजली की महंगाई में हल्की तेजी। बजट में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स को सरकार दे सकती है बड़ी सौगात। एआईएफ के जरिए डेडिकेटेड फंडिंग देने के विकल्प पर विचार। बड़ी टैक्स छूट भी संभव। आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव। भारत चीन बॉर्डर पर हालात संवेदनशील लेकिन स्थिर। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान से घुसपैठ भी जारी। कश्मीर में आने वाले 60% आतंकी पाकिस्तानी मूल के। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के गगनगीर में सोनमर्ग टनल का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। किसी भी मौसम में सिर्फ 15 मिनट में तय होगी श्रीनगर से सोनमर्ग और लद्दाख की दूरी। पहले बर्फबारी की वजह से 6 महीने बंद रहता था हाईवे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर तनातनी बढ़ी। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार जहांगीर आलम ने बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं लगने देने की बात कही। बांग्लादेश बॉर्डर पर भारत लगा रहा है बाड़। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान हुआ। श्रद्धालुओं का जन सैलाब प्रयागराज पहुंचा है। आज कुल 1.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। अगले 45 दिन तक दुनिया भर के करोड़ों श्रद्धालु संगम घाट पहुंचेंगे। आज से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। कल महाकुंभ में मकर संक्रांति को शाही स्नान होगा, जिसमें सबसे पहले जूना अखाड़ा शाही स्नान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट करके देश की जनता को आस्था के महापर्व महाकुंभ की बधाई दी है। अमृत स्नान के विषय में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। आज पहला अमृत स्नान हो रहा है, लेकिन अभी 5 और अमृत स्नान होंगे। दूसरा अमृत स्नान 14 जनवरी को, तीसरा 29 जनवरी को, चौथा 3 फरवरी को है, पांचवा 12 फरवरी को और अंतिम और छठा अमृत स्नान 26 फरवरी को होगा। अमृत स्नान के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट महाकुंभ.in पर इसकी सुविधा है, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर ही आप जाएं। हालांकि महाकुंभ में पहुंचने के बाद भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन वहां भीड़ हो सकती है, समय लग सकता है, इसलिए ऑनलाइन विकल्प अच्छा है। अमृत स्नान के दौरान साबुन और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करें। स्नान के बाद अन्नदान की परंपरा है। दीपदान करने का भी महत्व है। मान्यता है कि संगम स्नान से पाप धुल जाते हैं। दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। एप्पल के पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी प्रयागराज पहुंची हैं। पॉवेल महाकुंभ में स्वामी कैलाशानंद गिरी के आश्रम में कल्पवास करेंगी और देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों से बात की आकाश ने। This is the inaugural Snan. Is it your first time here in Mahakumbh? Kumbh Mela, it's my first time, but before I 4 years ago visited Kumbh Mela from Haridwar. You visited Kumbh? Kumbh, yes. Okay, and what you have to say on the kind of preparations that you're seeing here? This is my first time group, different country visited, and I think this the first day. It's most beautiful day, real. How are the arrangements? I'm asking about the arrangements. So it's very, even though it's very chaotic, because of course it's there are millions of people coming, but still the organization is on very high level. Everything is quite secure, so we feel very safe here. Even though we are women, we are Westerners, we feel very safe.
Okay, you're from London, if I'm not wrong. We are, yes, I am. Okay, ma'am, just wanted to ask you, are you going to be a part of Shahi Snan that is starting from tomorrow onwards? Royal Bath. Yes, probably. We are thinking about it. And this is not your first time for sure. For Mahakumbh Mela, it is first time. और जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं भक्त, उनमें खूब उत्साह और भक्ति देखने को मिल रही है। कुंभ में आस्था की ऐसी झलक देखने को मिल रही है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई। देखिए कैसे आस्था की डुबकी लगाने के बाद लोग प्रभु की भक्ति में लीन हो चुके हैं और कहीं ना कहीं हरे राम हरे कृष्णा, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। আমরা অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের श्री श्री ठाकुर सीताराम। माहौल इतना अच्छा बना हुआ है, यहाँ बात ही अलग है। हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। महाराज की जय, महाराज महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज जी की। हरे राम कि कैसे भक्ति में हरे 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 कृष्ण। प्यार का बहुत अच्छा है, प्राण भर गया हमको। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद। आप लोग कोलकाता से आप देख सकते हैं हरे कृष्ण प्यार से आया है। आप देख सकते हैं कि इनकी भक्ति कितनी है। जहाँ देखिए भगवान का नाम जप रहे हैं और ये दृश्य कहीं भी देखने को ऐसा जल्दी जल्दी नहीं मिलता। तो ऐसी तस्वीरें देख के किसी का भी मन करेगा संगम नगरी जाए, लेकिन संगम नगरी जाना है तो वहाँ कैसे पहुँचे, रहने खाने की कैसी व्यवस्था है, कब कब अमृत स्नान शाही स्नान होगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संगम में सुनाई दे रहा है हर हर गंगे का जय घोष। फिर गूंज रहा है जय जय गंगा मैया का उद्घोष। फिर बढ़ रही है संगम के घाटों की रौनक। उठी संगम की धारा के बीच डुबकी के झटके के साथ माटी के जीवन पुतलों की आवाज और बढ़ गई प्रयागराज की चमक। 45 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में देश दुनिया से 45 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और भव्य दिव्य अलौकिक महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी यानी आज पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान होगा। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन चौथा, तो 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान होगा और फिर महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को आखिरी शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन हो जाएगा। लेकिन इस भव्य महाकुंभ को लेकर क्या इंतजाम है, आज हम आपको बताएंगे। टेंट सिटी की व्यवस्था की गई है, हर बार होती है लेकिन इस बार विशाल टेंट सिटी की व्यवस्था है। अलग अलग कोऑपरेशंस को ये व्यवस्था दी गई है। इस वक्त मेरी भी मौजूदगी एक टेंट सिटी में ही है। ऐसी ही टेंट सिटी तैयार की गई है अरेल घाट पर। उनके अलग अलग फेयर्स हैं, 2000 से लेके 20,000 तक भी जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो गया या और डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। संगम किनारे बकायदा टेंट सिटी को तैयार किया गया है, जिसके लिए आपको 2000 से लेकर 1 लाख तक अपने बजट के हिसाब से खर्च करने होंगे। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जगह जगह पर श्रद्धालुओं के खाने के लिए भंडारे का भी इंतजाम किया गया है, जहां आप फ्री में नाश्ता और खाना खा सकते हैं। वहीं देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल भी महाकुंभ के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के रास्ते देश भर से करीब 13,000 ट्रेनें चलेंगी। प्रयागराज जंक्शन से संगम की दूरी 8 किलोमीटर है और यहाँ के लिए आपको तमाम रिक्शा और टैक्सी आसानी से मिल जाएंगे। मुंबई की ओर से आने वाली ट्रेनें नैनी और प्रयागराज चिपकी स्टेशन पर आएंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 11 किलोमीटर है। लखनऊ और अयोध्या की ओर से आने वाली ट्रेनें फाफा, मऊ और प्रयागराज स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से संगम की दूरी करीब 10 किलोमीटर है।
वाराणसी और गोरखपुर की ओर से आने वाली ट्रेनें झूंसी और रामबाग स्टेशनों पर रुकेंगी। यहाँ से पैदल ही संगम पहुँचा जा सकता है। 9 रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे से आने वाले श्रद्धालुओं को या यहां से जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए वहां पर अगर रेलवे स्टेशन पर भीड़ है तो उनके लिए अलग से वेटिंग स्पेस भी दिया गया है, जहां पे 1 लाख प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर 1 लाख श्रद्धालुओं को अलग से उस वेटिंग लॉज में रुकने की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के प्रयागराज आने से लेकर जाने तक कोई परेशानी ना हो, उसके लिए डिजिटल कुछ इंतजाम भी है। संगम तक आने वाले श्रद्धालु QR कोड के जरिए अपने रूट की जानकारी ले सकेंगे। साथ ही उनके रहने, खाने, रास्ते, टेंट सिटी अखाड़ों की जानकारी भी उन्हें यहीं से मिल जाएगी। मतलब ये कि एक बार फिर दुनिया देखेगी आस्था में डूबे करोड़ों सनातनियों को, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को, महसूस करेगी देश की दिव्यता को और त्रिवेणी के। और देश भर में आज लोहड़ी की भी धूम है। ख़ास तौर पर लोहड़ी सिख समुदाय का प्रमुख त्यौहार है, मगर अब हर धर्म के लोग इसे खूब धूमधाम के साथ मनाने लगे हैं। अमृतसर में लोगों ने पतंग उड़ाकर लोहड़ी पर्व का जश्न मनाया। वहीं दक्षिण भारत में पोंगल पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। भारत हमारी धड़कन है, भारत हमारी जान है, इसकी कामयाबी से ही हमारी पहचान है। देश में अब हर कोई निवेश की भाषा सीख रहा है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने का इरादा कर चुका है। जब पूरी संजीदगी के साथ दिन रात एक जुनून को पूरा करने में लग जाते हैं तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास खड़ी होती है। छोटे से लेकर बड़े कई सारे सपने हमने पूरे होते देखे हैं, पर अभी भी बहुत से ख्वाबों को पूरा करना बाकी है। ये जज्बा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। हमारे रिश्ते का मांझा वक्त की चरखी पे यूं ही लिपटता रहेगा और भारत की समृद्धि का ये सफर नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। 20 सालों से भारत के निवेशकों का भरोसा, CNBC आवाज लाता रहेगा आपके मुनाफे की बात। CNBC आवाज़ के 20 साल पूरा होने के मौके पर CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि 20 साल का सफ़र अद्भुत था और आने वाले 20 साल कमाल के होंगे। पिछले 20 साल में जो CNBC आवाज़ ने किया है, अपने दर्शकों को बस यही बताना चाहूँगा कि अगले 20 साल भी हम उसी भरोसे से और उसी जिसे कहते हैं एक कॉन्फिडेंस से, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस देश में बिजनेस जर्नलिज्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। एक चीज़ जो हमने नहीं करी है और जो हम नहीं करेंगे, ये चीज़ ज़रूरी है समझनी सबको। एक चीज़ जो हमने नहीं करी है वो है कि किसी भी तरह के प्रेशर में आकर, चाहे वो रेटिंग का प्रेशर हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ का प्रेशर हो, अपनी प्रोग्रामिंग क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना। चाहे वो उस तरीके के स्टॉक्स हों जिनको लेकर रिटेल फंस जाएगा, या उस तरीके की चर्चाएं हों जो रिटेल के लिए इवेंचुअली जाकर अच्छी नहीं होंगी। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमने नहीं करी हैं, भले ही हमको उसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ा हो, लेकिन ये इस मंच से मैं आज भी कह रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं करेंगे। और CNBC आवाज़ के 20वें जन्मदिन पर मधु केला ने रिटेल निवेशकों को फैंसी कंपनी और स्पेकुलेशन से दूर रहने की सलाह दी है। HDFC AMC के MD एंड CEO नवनीत मुनियत ने लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न का भरोसा दिलाया है। वहीं NSE के MD और CEO आशीष चौहान ने कहा है कि IPO में निवेश करने से बचना चाहिए। 2 key messages to retail investors. One, please do not extrapolate the returns of last 3-4 years, which is what we have been saying. These have been extraordinary returns, and because of the low base of COVID, right, it is looking even larger. So please do not extrapolate. और दूसरा क्या है, आप संयम से अपने खुद का जो पैसा है और एक पोर्शन ऑफ पैसा है जो आप रियल में लॉन्ग टर्म को सेविंग के हिसाब से डाल के रख सकते हैं, जहां आपको लगता है कि आपको फिक्स डिपॉजिट में 7-8% मिलेगा और इक्विटी में 12 से 14% अगर मिल गया तो यू आर हैप्पी. I would advise only that approach. I would advise not to speculate, not to over leverage in this kind of market. Don't buy fancy companies, fancy stories. यहाँ का हर आदमी आजकल
एडिटर है, नॉट ओनली वन। सो इन रिटेल पब्लिक का क्या ये यूफोरिया में ही फंसने का चांस होता है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि थोड़ा कॉशियस होना चाहिए और ये यूफोरिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। हमारा तो निवेशकों को यही संदेश रहेगा कि आप डटे रहें और अगर नियमितता से, अनुशासन से अगर निवेश कर रहे हैं तो लंबे समय में भारत में पैसा बनना ही है। भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, भारत के कॉर्पोरेट्स के मुनाफे बढ़ेंगे और बाजार आपको रिटर्न देगा, म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न देंगे। लेकिन ये जो अभी का जो समय है जहां पर एक सिक्लिकल, एक स्लोडाउन का माहौल है, जहां पर शायद कॉर्पोरेट के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे अपेक्षित थे, तो थोड़े से समय और फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही है, तो थोड़े समय ये पेन रह सकता है, बट भारत का उज्जवल भविष्य है लंबे समय में। आंख बंद करके जो एक प्रथा चली है कि कोई भी आईपीओ आ गया उसमें निवेश कर देना, वो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। अपना पैसा है, उसको स्टडी करके ही करना है जो भी निवेश करना है। कि आज हम टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, उसके लिए भी 25,000 बार कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर किसी ने टिप दे दिया, नहीं इसका ऊपर जाएगा, और ऐसा कोई लिख के नहीं रखा है, ऐसा कोई कायदा नहीं है कि आईपीओ का, हर आईपीओ का दाम ऊपर ही जाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो और हमने पेटीएम में भी देखा था, बड़ी कंपनी का भी हुआ था, उसके पहले भी कई कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का भी आईपीओ के बाद दाम घटा था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का दाम बढ़ना चाहिए और निवेशक को वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। सीएनबीसी आवाज के 20 साल समृद्धि का अमृत काल भी रहे हैं। इक्विटी रिवॉल्यूशन और आवाज का सफर, देखिए एक रिपोर्ट। आपका चहेता चैनल सीएनबीसी आवाज आज 20 साल का हो गया है और इस खास मौके पर हम आपको ऐसे वेल्थ क्रिएटर शेयरों की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने इन 20 सालों में अपने निवेशकों की जिंदगी बदल दी। शुरुआत करते हैं टाइटन से, जैसा नाम वैसा काम। देखिए 2005 में मात्र 9 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, अभी 3500 रुपए के भाव पर है। 8 लाख % का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है इन 20 सालों में। अगर आप बोनस स्टॉक और स्टॉक स्प्लिट जोड़ लें तो इसका एडजस्टेड भाव 70,000 रुपए है। यानी कि 2005 में अगर आपने 10,000 रुपए की हिम्मत की होती तो आज आप करोड़पति होते, 8 करोड़ रुपए के मालिक। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस का भी नाम शामिल है। 2005 में मात्र 12 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, आज 7,300 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। 6.5 लाख % इसने अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया इन 20 सालों में। 2005 में 10,000 की हिम्मत की होती तो 6 करोड़ 50 लाख रुपए के मालिक होते आप। कुछ लखपति स्टॉक्स की भी बात करते हैं। देखिए कोटक महिंद्रा इस लिस्ट में शामिल है। 2005 में मात्र 11 रुपए का स्टॉक मिल रहा था, 1800 का इसका करंट मार्केट प्राइस है। इसने 67,000% का रिटर्न अपने निवेशकों को इन 20 सालों में जनरेट करके दिया है। 10,000 की हिम्मत 2005 में की होती तो 67 लाख रुपए के मालिक होते आज आप। इतना ही नहीं, देखिए यहाँ पे HDFC बैंक भी इस लिस्ट में शामिल है। 2005 में मात्र 50 रुपए का स्टॉक, 1700 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 35,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया इन 20 सालों में। 10,000 की हिम्मत आज आपको 35 लाख रुपए की मालिक बना दी होती। इतना ही नहीं, देखिए आईटी सेक्टर का जायंट इन्फोसिस 130 रुपए में मिल रहा था 2005 में, 1900 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 25,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 रुपए अगर आपने निवेश किए होते 2005 में तो 25 लाख रुपए के मालिक होते आप। इसके अलावा देखिए लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी शामिल है इसमें। 2005 में 55 रुपए का स्टॉक 1250 पे आज मिल रहा है। 23,000% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 रुपए की हिम्मत 2005 में 23 लाख रुपए कमा कर देती है आपको। इसके अलावा देखिए आपके स्क्रीन पर आएगा TCS। 2005 में 170 रुपए का मिल रहा था, मात्र 4,100 इसका करंट मार्केट प्राइस है। 20,000% का रिटर्न इसने अपने निवेशकों को दिया है। 10,000 का निवेश 2005 में 20 लाख कमा कर देता आपको। इसके अलावा देखिए ICICI बैंक 2005 में 65 रुपए का मात्र मिल रहा था, 1250 रुपए पर आज मिल रहा है ये। इसने भी अच्छी खासी कमाई कराई है अपने निवेशकों की। देखिए 10,000 2005 में लगाए होते तो 10 लाख रुपए से ज्यादा आज आपके पास होते। इसके अलावा आखिरी स्टॉक देखिए अपने स्क्रीन पे, एशियन पेंट्स 2005 में मात्र 32 रुपए का मिल रहा था, 2300 उसका करंट मार्केट प्राइस है। 7,000% का इसने रिटर्न अपने निवेशकों को जनरेट करके दिया है। 2005 में 10,000 रुपए की हिम्मत दिखाई होती है आपने तो 7 लाख रुपए आज आपके पास होते। तो ये थी कुछ ऐसे स्टॉक्स, ये हमें ये सिखाते हैं कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स में निवेश करें और उस इन्वेस्टमेंट को थोड़ा वक्त दे तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज बाजार में मायूसी छाई रही। 7 महीने के निचले स्तर पर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स 150 पॉइंट गिर गया 76,330 पर और निफ्टी 346 पॉइंट गिरने के बाद
86 पर बंद हुआ है। इसके अलावा रुपया भी आज रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है। बाजार को की डिटेल्स समझा रही हैं कंचन नौटियाल। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें जो बेयर्स का जोश है वो पूरे के पूरे जोरों शोरों से बाजार में दिखाई दिया है। इस टाइम पे बात कर लेते हैं कि निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर कौन से। आपको जान के भी हैरानी होगी, केवल 4 ही शेयर्स हैं जो आज निफ्टी में हरे निशान में बंद हुए हैं, जो आपकी स्क्रीन में है। टीसीएस में करीबन 1% की बढ़त, इंडसइंड बैंक 0.25%, एक्सिस बैंक में 1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लेकिन आप लूजिंग स्ट्रीक में देखिए आप नंबर कितना बड़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, नेस्ले और ब्रिटानिया जैसे दिग्गज शेयर्स में आज भारी बिकवाली हमें देखने को मिली है। मिड कैप की तरफ नजर डाली जाए तो बायोकॉन 1.25%, आदित्य बिरला कैपिटल 1.5%, बीएससी लिमिटेड में 1% और इंडस स्टार में करीब एक हमें फ्लैट क्लोजिंग हम बोल सकते हैं देखने को मिली है ऑन अ पॉजिटिव साइड। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में एचडीएफसी एएमसी में 0.5%, आयरेडा 1%, फेडरल बैंक में 1%, टाटा एलेक्सी भी करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल बाजार का देखा जाए तो आज बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटिमेंट मार्केट के अंदर दिखाई नहीं दिया है। इधर रुपए में भी गिरावट का दौर जारी है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आ गया है। खबर की डिटेल बता रही हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता। जो ऑल टाइम लोज की स्ट्रिंग है रुपए में वो हमने लगातार आज भी यहाँ पर चलते हुए देखी, लेकिन आज में एक डिफरेंस था। ये 2 साल में सबसे बड़ी एक दिन में गिरावट हमने यहाँ पर रुपए में आते हुए देखी, जहाँ पर करीब 60 पैसा रुपया लुढ़कता हुआ नजर आया। तो 86 का स्तर सिर्फ निकला ही नहीं बल्कि 86.5 के ऊपर की ऑल टाइम लो क्लोजिंग हमने आज यहाँ पर बाजार में बनते हुए देखी। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसके। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स 2 साल के हाइज पर है, ऑलमोस्ट 110 के करीब हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा। जिस तरह से यूएस का डेटा आने लगा है, बाजार को लगता है कि जो पहले बात होती थी कि 2025 में 4 रेट कट्स होंगे, फिर वो घट के 3, 2 और अब माना जा रहा है कि शायद एक ही रेट कटौती होगी, जिसका असर हमने सभी एशियन करेंसीज पे आता हुआ देखा है। अगर आप यूरो और पाउंड को देखें तो वो भी पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा कमजोर यहां पर काम करते हुए नजर आए। यानी कि डॉलर में तेजी है लेकिन बाकी सभी करेंसीज में गिरावट है। लेकिन इस गिरावट के बीच भी आज स्पेशली रुपए में सबसे ज्यादा ग्लोबली गिरावट देखने को मिली। वो इसलिए भी है क्योंकि मार्केट्स इंडियन इक्विटीज में जिस तरह का सेल ऑफ है, एफआई आउटफ्लोज हैं, इंडिया फॉरेक्स हमने लगातार यहां पर गिरता हुआ देखा है। कच्चे तेल में करीबन 5 महीने के हाईज पर कारोबार है और कच्चा तेल भारत का सबसे बड़ा इंपोर्ट है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर वे इन करते हुए नजर आए। ऑफ कोर्स बीच बीच में कहीं कहीं पे डॉलर सेल्स हमने सेंट्रल बैंक्स की तरफ से आते हुए देखी भी, लेकिन उसका असर कोई बहुत लंबा नहीं हुआ। अब जिस तरह का रिपोर्ट्स आती हुई नजर आ रही हैं, उनका ये मानना है कि इस साल में 87 से लेकर 90 तक हम यहाँ पर रुपया डेप्रिशिएट होता हुआ देख पाएंगे, जो शायद एक्सपोर्ट्स के लिए तो अच्छा है लेकिन इंपोर्टर्स के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात बनती हुई नजर आ रही है। इधर महंगाई के मोर्चे पर कुछ राहत की खबर आई है। दिसंबर के सीपीआई आंकड़े जारी हुए हैं, जिनमें रिटेल महंगाई दर 5.48% से घटकर 5.22% हो गई है मंथ ऑन मंथ। हालांकि अनुमानित दर 5.3% थी। वहीं कोर रिटेल महंगाई भी 3.7% से घटकर 3.6% हो गई है। खाद्य, ग्रामीण और शहरी महंगाई में भी गिरावट है। फ्यूल और बिजली को छोड़कर दाल, सब्जियां, कपड़े, जूते, हाउसिंग सभी सस्ते हुए हैं। बजट में फिस्कल कंसोलिडेशन पर सरकार का फोकस जारी रह सकता है। सूत्रों के मुताबिक टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय रिफॉर्म के जरिए आय बढ़ाने पर फोकस रह सकता है। पूरी खबर बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। देखिए, दरअसल है क्या कि आज के हालात में बहुत सारे लोग हैं जो सरकार से ये मांग कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आप फिस्कल कंसोलिडेशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दीजिए और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को थोड़ा सा ढील दीजिए और खर्च काफी ज्यादा बढ़ाइए ताकि मार्केट में डिमांड आए। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने जब वित्त मंत्रालय के सूत्रों से बातचीत करने की कोशिश की तो मुझे जो संकेत मिले वो ये कि सरकार इस मोर्चे पर कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि फिस्कल कंसोलिडेशन में किसी भी तरह का कोई ढील दिया जाए और फिस्कल डेफिसिट का जो अगले साल का कारोबारी साल का टारगेट है 4.5% या इससे नीचे का, उसमें कोई भी रियायत दी जाए। और सरकार इसके लिए मन बनाए हुए, चूंकि सरकार का मानना है कि इसकी वजह से एफआईज आते हैं, रेटिंग अच्छे होते हैं और इकोनॉमी की हालत बेहतर होती है। तो सवाल उठता है कि आखिर जब इस पे बनी रहेगी तो आखिर खर्च डिमांड कैसे बढ़ाएगी। तो सरकार का मानना है कि इसके लिए रेवेन्यू बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है,
चूंकि जीएसटी कलेक्शन देखें, इनकम टैक्स का कलेक्शन देखें, बेहतर है। इनकम टैक्स का कलेक्शन बजट के अनुमान से ज्यादा रहने वाला है। और इतना ही नहीं, इस साल कैपेक्स कम हुआ तो इसकी बचत सरकार के पास 70,000 करोड़ के आसपास होनी जा रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे सरकार मजबूत है। और दूसरी चीज कि आने वाले दिनों में जो गैर जरूरी खर्च है उस पर सरकार कटौती करेगी। आने वाले दिनों में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाने की बजाय सरकार टैक्स के प्रोसेस में रिफॉर्म करके टैक्स कलेक्शन बढ़ाने पर जोर देगी। और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उस पर सरकार का फोकस बना रहेगा, कैपेक्स पर सरकार का फोकस बना रहेगा। तो मुझे लगता है बजट में जो अर्थशास्त्री या फिर निवेशक जो देखना चाहते हैं उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स पर सरकार का फोकस बढ़ा है। सूत्रों के मुताबिक बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, आगामी बजट में सरकार का फोकस मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया से जुड़े यानी कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स पर रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स के लिए कई सारे बड़े कदमों का ऐलान इस बार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर खासतौर से डेडिकेटेड फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF के जरिए फंडिंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ साथ सरकार FDI नियमों में भी ढील दे सकती है ताकि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, खासतौर से जहां उनके सवरेन फंड्स हैं, वो सवरेन फंड सीधे तौर पर इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में सीधे तौर पर निवेश कर सके। इसके अलावा टैक्सेशन के मोर्चे पर भी सरकार कई तरह के राहत दे सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन लैब्स सेटअप करने वाली जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर वो सेटअप करती हैं और इसमें खर्च करती हैं तो इस पर टैक्स डिडक्शन में मिल सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बार मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्टार्टअप्स को लेकर है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सर्विस सेक्टर में स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, पूरी दुनिया भर में भी छाए हुए हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो अभी प्रक्रिया है, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर स्टार्टअप्स हैं, उनकी गति धीमी है। लिहाजा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की इस बार काफ़ी ज़रूरत है और इसके लिए सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली में पूर्वी किदवई नगर में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल का लोगों ने विरोध किया है। दिल्ली बीजेपी ने वीडियो ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी ने पोस्ट किया है कि पूर्वी किदवई नगर में अरविंद केजरीवाल लोगों ने विरोध किया है और वहां से जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। बीजेपी ने दावा किया है कि अब दिल्ली के हर कोने से एक ही आवाज़ आ रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अवैध बांग्लादेशी सिंडिकेट मामले में आज आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल से पूछताछ में शामिल हुए हैं। दिल्ली की पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के सिंडिकेट के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन लोगों के दिल्ली में फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे और कुछ दस्तावेजों में मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मुहर मिली है, इसलिए उनसे दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। वहीं नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि चुनाव नज़दीक आते ही विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, हथियार बनाना बीजेपी की कार्यप्रणाली का ये हिस्सा है। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर CAG की रिपोर्ट दबाने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार करीब 1 दर्जन CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा में पेश नहीं कर रही है। तकरीबन 1 दर्जन CAG की रिपोर्ट्स हैं, जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट्स हैं दिल्ली सरकार की, जिसे कि दिल्ली के विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं और न्यायालय के द्वारा भी यह प्रश्न उठाए गए हैं। और बहुत मजेदार बात यह है कि स्वघोषित कट्टर ईमानदार के द्वारा संचालित सरकार में दिल्ली के विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने 11 जनवरी को, इसी 11 जनवरी 2025 को यह कहा है, देयर इज नो यूज ऑफ टेबलिंग द रिपोर्ट्स। वो दिल्ली चुनाव में बीजेपी क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में
जी मोड टनल का उद्घाटन किया। श्रीनगर लेह हाईवे NH1 पर बनी 6.4 किलोमीटर लंबी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। इस टनल के बनने से अब हर मौसम में आसानी से सोनमर्ग पहुंचा जा सकेगा। श्रीनगर लेह हाईवे पर गगनगीर से सोनमर्ग के बीच पहले 1 घंटे 45 मिनट से ज़्यादा का समय लगता था, मगर अब ये दूरी 15 मिनट में पूरी हो जाएगी। ये सुरंग परियोजना 2700 करोड़ की लागत से पूरी हुई है। और सीधे सोनमर्ग से आपको टनल दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रिफत। ये आप देख सकते हैं 6.4 किलोमीटर लंबी ये टनल है। ये सोनमर्ग को गगनगीर के साथ जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से भी, क्योंकि ये जो टनल है ये 6.4 किलोमीटर लंबी है गगनगीर से लेके सोनमर्ग तक। और मैं बाहर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। खूबसूरत एरिया है सोनमर्ग का और साल भर आप यहाँ पे इस टनल के जरिए टूरिस्ट आ सकते हैं, क्योंकि विंटर में इन कदावर पहाड़ों से स्नो एवलांच आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रभावित होता था ट्रैफिक और टूरिस्ट नहीं आ पाते थे। और पहले तो तकरीबन 2-3 महीने सोनमर्ग बंद रहता था। और ये टनल का काम मुकम्मल होने के बाद आगे जो है जोजिला टनल का काम भी बहुत जल्द मुकम्मल होगा। समझा ये जा रहा है कि दिसंबर 2026 तक जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा। फिर साल भर लद्दाख का रास्ता खुला रहेगा, यानी लद्दाख का रास्ता देश भर के साथ साल भर रहेगा। और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध मैदान सियाचिन अब 5G की कनेक्टिविटी से जुड़ सकेगा। इंडियन आर्मी ने रिलायंस जियो के साथ मिलकर 5G टावर लगाया है। 5G टावर लगने से ग्लेशियर और वॉर फ्रंट पर तैनात फौजियों की कनेक्टिविटी काफ़ी आसान हो जाएगी। बता दें कि सियाचिन इलाके में तापमान -40 डिग्री होता है, जिस कारण यहाँ 5G टावर लगाना बेहद मुश्किल माना जाता था। और इसी के साथ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन ख़बरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल से। नमस्कार।